नमस्कार। हमारे आज के कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारे इस कार्यक्रम में हम अपने दर्शकों द्वारा भेजे गए सवालों, शिकायतों और सुझावों को शामिल करते हैं और इसी के साथ साथ खेती किसानी में क्या कुछ हो रहा है उसके बारे में भी आपको तमाम जानकारी देते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम की हमारे पहले सेगमेंट खबरें खेती की से। मृदा स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता अभियान तेज। सरकार द्वारा नकदी रहित पेटीएम व मोबाइल बैंकिंग की मुहिम। भारत सरकार द्वारा 3 दिसंबर को कृषि शिक्षा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय। और राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला पूसा में इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2016 का शुभारंभ। नमस्कार, खबरें खेती में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मुकुल शर्मा। अब खबरें विस्तार से। खेत की मिट्टी को स्वस्थ रखने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। केंद्रीय कृषि मंत्री ने राज्य सरकारों से आग्रह किया है कि वे अपने मृदा स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता अभियान तेज करें। उन्होंने विश्व मृदा दिवस पर रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में कहा कि देश के 14 करोड़ जोत धारकों को सॉइल परीक्षण के आधार पर 2 साल के अंदर सॉइल हेल्थ कार्ड जारी करने की योजना है। मृदा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए कृषि मंत्रालय द्वारा कई क्रियाओं का समावेश किया गया है ताकि इसके लाभ किसानों को मिले। मृदा स्वास्थ्य कार्ड विवेकपूर्ण तरीके से पोषण प्रबंधन को बढ़ावा देता है। इसकी सिफारिशों के आधार पर सूक्ष्म पोषक तत्वों की सिफारिश भी की जाती है। एकीकृत पोषक प्रबंधन के अंतर्गत देसी खाद जैसे गोबर, केचुए की खाद, हरी व शहरी कंपोस्ट अपनाने की सिफारिश की जाती है तथा फसल अवशेषों व जैव उर्वरकों के प्रयोग से लागत कम की जा सके ताकि मृदा कार्बन सही बना रहे। हमें बिल्कुल नहीं पता था कि हमारी मिट्टी में कुछ कमियां भी हो सकती है। हमारे को यहाँ पर बुलाकर हमें मिट्टी के बारे में बताया गया और हमें अब पता लगा हमारे खेत में कितनी कमियां हैं और हम यहाँ पर आकर जांच करवाकर उसकी कमी को दूर कर सकते हैं। ये मिट्टी हमें यहाँ चेक करवाई जी हमने अपनी खेतों की, और हमारी फ्री चेक हुई है इस संस्था में, उसका भी हम किसान लोग इसका धन्यवाद करते हैं। किसानों के बीच नकदी रहित लेन देन प्रणाली को प्रचलित करने के लिए इफ्को ने मोतिहारी में एक कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्री राधा मोहन सिंह ने किया। इस अवसर पर स्टेट बैंक सहित कई मोबाइल कंपनियों के अधिकारियों ने भाग लिया। समारोह में मंत्री ने किसानों से नकदी का कम से कम प्रयोग करने का अनुरोध किया। नोटबंदी की सरकार की पहल को सभी जगह समर्थन मिल रहा है। जनता परेशानियों को झेलकर भी देश हित में केंद्र सरकार के निर्णय का सहयोग कर रही है। देश को प्रगति के पथ पर ले जाने के लिए नकदी रहित काम किया जाए या किसान खेती में उपयोग आने वाले खाद बीज सहित अन्य सामानों की खरीद मोबाइल बैंकिंग, पेटीएम और अन्य तरीकों से शुरू किया जा रहा है, जिसके लिए सरकार ने मुहिम चलाई है। मेरा मोबाइल मेरा बैंक को अपनाने का अनुरोध किया जा रहा है। और मोबाइल बैंक पोस्ट मशीन की भी जरूरत नहीं है क्या? नहीं है। आपका मोबाइल आपका बैंक, अब ये शुरू हो गया देश में। पूसा बिहार स्थित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय आने वाले दिनों में बिहार सहित पूरे देश की कृषि शिक्षा को नई दिशा और गति प्रदान करेगा। कृषि मंत्री ने ये बात डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय बिहार के स्थापना दिवस समारोह में कही। उन्होंने कहा कि 3 दिसंबर को कृषि शिक्षा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय भारत सरकार ने लिया है और इसी दिन सारा देश प्रथम कृषि मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सम्मान में कृषि शिक्षा दिवस मनाएगा। कृषि में शिक्षा का बहुत महत्व है, लेकिन कृषि विज्ञान के प्रति युवकों की उदासीनता से कृषि संकाय में उच्च प्रशिक्षित वैज्ञानिकों की कमी हुई है। मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, कौशल भारत आदि परियोजनाओं पर जोर देने के साथ कृषि शिक्षा प्रणाली में सुधार की जरूरत है ताकि कृषि संकाय के छात्रों को रोजगार मिले और कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्रों की बदलती जरूरतों को पूरा किया जा सके। विज्ञान को जन जन तक ले जाने के लिए CSIR ने अपनी विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं अनुसंधान के ग्रामीण क्षेत्र के आम आदमी तक पहुंचने के लिए अथक प्रयास कर रही है। पेश है इसी पर यह रिपोर्ट। द्वितीय भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव के दूसरे दिन राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला पूसा नई दिल्ली में देश विदेश से आए वैज्ञानिक एवं छात्र छात्राओं ने मेले का भरपूर आनंद लिया। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने इस महोत्सव का वीरवार को विधिवत उद्घाटन किया। इस अवसर पर आए सभी वैज्ञानिक एवं छात्रों को संबोधित करते हुए कहा, आज मुझे इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल के इस दूसरे संस्करण में भाग लेते हुए
प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। विशेष रूप से इस फेस्टिवल का मोटो साइंस फॉर द मासेस काफी रेलेवेंट है। यह हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी जी वाजपेयी के स्लोगन जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण स्टेप होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। जय विज्ञान का सपना तभी पूरा होगा जब हम विज्ञान के असर और वैज्ञानिक सोच को जन जन तक पहुंचाने का प्रयत्न करेंगे। जय विज्ञान के लिए हमें जन विज्ञान की भी धारा को मजबूत करना होगा। इस अवसर पर CSIR के महानिदेशक डॉक्टर गिरीश साहनी ने इस महोत्सव की उपयोगिता के बारे में कहा। आज एक जबरदस्त मौका है जिसमें हम विज्ञान की और विज्ञान के गुणों की और विज्ञान के एक्साइटमेंट की आज हम एक तरह से समीक्षा और एक तरह से आनंद उठा रहे हैं। विज्ञान एक हवा नहीं है जो किताबों में बंद इम्तिहान के लिए पढ़ा जाता है, पर एक जीती जागती फिलॉसफी है जिसके द्वारा प्रकृति की और समाज की मुश्किलें और गुत्थियां सुलझाई जा सकती हैं। खेती किसानी में मौसम की अहम भूमिका होती है, इसलिए किसान भाइयों, आपके लिए जरूरी हो जाता है कि आप मौसम की पूर्व जानकारियों को जान लें व खेती से संबंधित कार्य शीघ्र पूरा कर लें। अगले 24 घंटों के दौरान पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली में कोहरा छाया रहेगा। अगले 48 घंटों के दौरान बिहार, पश्चिम उत्तर प्रदेश और उत्तर मध्य प्रदेश में कोहरा छाया रहेगा। खेती की खबरों में बस इतना ही। और अधिक रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए देखते रहिए कृषि दर्शन। नमस्कार। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। और आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे। शुरुआत करते हैं हमारे अगले सेगमेंट आपकी चिट्ठी आपका ईमेल की। जैसे कि हमारे दर्शक जानते हैं, इस सेगमेंट में हम अपने दर्शकों के सुझाव, सवाल और शिकायतें जो हैं वो शामिल करते हैं और आपकी खेती किसानी या पशुपालन से संबंधित जो भी आपके प्रश्न होते हैं उनका जवाब देते हैं हमारे विशेषज्ञ। तो आज हम आ पहुंचे हैं पूसा, नई दिल्ली में और यहाँ पर आज हम फूलों की खेती के बारे में बात कर रहे हैं। फूलों से संबंधित बहुत से हमारे दर्शक हैं जिन्होंने आप हमें जो है वो चिट्ठी लिखी है, ईमेल के जरिए भी काफी प्रश्न हमसे पूछे गए हैं। यहाँ पर हम इन तमाम प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर SS संधू जी, जो कि फूल विभाग के अध्यक्ष हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर संधू। तो यहाँ पर डॉक्टर साहब, हमें बहुत से जो हमारे दर्शक हैं वो अपने सवाल पूछते हैं, शिकायतें करते हैं, लेकिन साथ ही साथ जो है वो हमारे कार्यक्रम की प्रशंसा भी करते हैं। यहाँ पर हमें जगन्नाथ पटेल जी, कमला पटेल और शुभम पटेल, मन पटेल सपरिवार, उन्होंने हमें ये जो है वो चिट्ठी लिखी है, ये पत्र लिखा है उन्होंने हमें और काफ़ी प्रशंसा भी की है हमारे कार्यक्रम की। क्या लिखा उन्होंने? जी, उन्होंने लिखा है कि श्रीमान जी, हम कृषि दर्शन की जो है वो उसको सफलता देते हैं पूरी टीम को और आपका जो प्रस्तुति होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। आपके द्वारा हमें जो जानकारियां मिलती हैं विशेषज्ञों से वो भी हमारे लिए काफ़ी फायदेमंद जो है वो साबित होती हैं और आपका कृषि दर्शन कार्यक्रम हम किसान भाइयों के लिए काफ़ी उपयोगी जो है वो लाभप्रद लगता है, जिससे हमें कृषि से संबंधित जो भी हमें जानकारियां मिलती हैं उससे हमें उत्पादन लेने में भी काफ़ी सहायता मिलती है। जगन्नाथ पटेल ने पत्र के माध्यम से हमारे कार्यक्रम की काफ़ी प्रशंसा की है, इनका बहुत बहुत धन्यवाद।
वहीं जगन्नाथ जी हमसे प्रश्न पूछना चाहते हैं कि उनका चिट्ठी में ये प्रश्न आया है कि बीजोपचार करना डॉक्टर सिंधु क्यों जरूरी है और बीजोपचार से होने वाले क्या फायदे जो हैं वो उनको मिल सकते हैं। जितने भी बीज आपको बाजार में मिलते हैं, या वो एनएससी राष्ट्रीय बीज निगम का बीज है या किसी भी सरकारी संस्था का बीज है, बीज वैसे ही ऑलरेडी पहले से ही उपचार होकर के उनकी पैकिंग की जाती है। लेकिन फिर भी आपको लगता है कि ये इसका उपचारित नहीं है बीज आपका, तो आप उसको वाइटावैक्स से उपचार कर सकते हैं। 5 से 10 ग्राम प्रति किलो के हिसाब से उसको उपचारित कर लें और ख़ास करके हल्का छींटा मार करके उस पर आप ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं, पाउडर फॉर्म में आता है, और उसके बाद उसकी रोपाई कर सकते हैं। आवश्यक क्यों है ये जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे सीड बोर्न डिजीज हैं, फफूंदनाशक बीमारियां हैं। यदि किसी एक बीज में लगी हुई है तो वो पूरा का पूरा आपका फैल जाएगी, तो उसकी रोकथाम के लिए बीज उपचारण करना बहुत ही आवश्यक है। तो डॉक्टर सिंधु, हमें लल्लू सिंह जी ने हमें एक चिट्ठी लिखी है और उनका प्रश्न ये है, हापुड़ से उन्होंने हमें प्रश्न भेजा है। उनका प्रश्न ये है कि वो गुलदाउदी की खेती करते हैं, तो अभी जो है उसमें क्या कर सकते हैं और उसमें कटिंग, पैकिंग और फ्लावरिंग रोकना जैसे कौन सी कृषि क्रियाएं हैं जो वो कर सकते हैं जिससे जो उत्पादन जो है उनको गुलदाउदी का अच्छा मिले। हाँ, गुलदाउदी देखिए कि सर्दकालीन मौसम में बहुत ही महत्वपूर्ण फूल है और एक ये व्यावसायिक दृष्टि से भी इसका काफ़ी महत्व है। तो इसमें भिन्न भिन्न प्रकार की प्रजातियां हैं, जैसे कि स्टैंडर्ड टाइप और स्प्रे टाइप, जिनको बाजार में भेज करके अच्छा पैसा किसान कमाते हैं। तो खास करके आप देखिए कि जितने भी स्प्रे टाइप की आपकी अभी खेत में लगी हुई जो गुलदाउदी आप देख रहे हैं, इसको आप ज़मीन सतह से 10 से 15 सेंटीमीटर की ऊंचाई से काट लें और काटने के बाद इसको बाल्टी में रखें। आप बाल्टी में रखने के बाद इसके आप अलग अलग बंडल बना लें और बंडल खास करके 2 दर्जन का बंडल बनाया जाता है इसका, और निचले हिस्से पर जो है 2 या 3 पत्तियां इसकी हटा दी जाती हैं और रबड़ बैंड लगा करके इसको अखबार में लपेट करके और बॉक्सेज में रख कर, यदि बहुत ही दूर आपको ले जाना है, बाजार आपका काफ़ी दूर है, तो इसको बॉक्सेस में रखने की सलाह दी जाती है। अन्यथा आप इन बंडल्स को लूज पैकिंग में भी आप किसी भी अपने वाहन में मार्केट में भेज सकते हैं। जैसे कि गाजीपुर मंडी हमारे यहाँ पे दिल्ली में उपस्थित है, तो यहाँ पे काफ़ी फूलों का जो विक्रय है खास करके वहाँ किया जा सकता है। और अभी आप देख रहे हैं कि फूल कई बार क्या होता है कि एक ही साथ आ जाता है, पूरा फूल एक साथ खिल जाएगा, तो उसको स्टैगर प्लांटिंग करने के लिए, ताकि आपका लंबे समय तक फूल खेत में चलता रहे, वो भी एक बहुत ही ज़रूरी है। खास करके जो अभी बड स्टेज पे है या बड जिसमें नहीं आई है, उसमें खास करके हम किसी ग्रोथ इनहिबिटर का हल्का स्प्रे कर सकते हैं, जिसमें साइकोसिल, एससीडीएच, पैक्लाब्यूट्राजोल ये इसमें शामिल हैं। तो हम इनका हल्का स्प्रे करके हम अपनी जो फ्लावरिंग है उसको थोड़ा डिले कर सकते हैं, लेट कर सकते हैं, और जो अभी पूरा खिल चुका है उसको काट करके बाजार में भेज सकते हैं। इसके साथ साथ मौसम में भी परिवर्तन है, कहीं शाम को कोहरा पड़ जाता है, बहुत ठंडा हो जाता है रात को, तो इसमें मिट्टी चढ़ाने की प्रक्रिया है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है ताकि पौधे गिरे ना। स्टैकिंग बहुत ज़रूरी है, आप रस्सी लगा करके उसको सीधा रखें पौधों को, और हल्की सिंचाई रखें। यदि आपका खेत आपको देख रहा है कि सूख गया है या रात को कोहरा पड़ा है, तो सुबह कोशिश करें कि हल्की उसकी सिंचाई कर दे, ताकि उसका जो कोहरे का असर है, जो ठंड का असर है, उससे पौधों को बचाया जाए। डॉक्टर सिंधु, गुलाब को जो है वो फूलों का राजा कहा जाता है। यहाँ पर हमें एक और चिट्ठी आई है गुलाब के बारे में, लिखते हैं रमेश जी पलवल हरियाणा से, और जानना चाहते हैं कि मौसम अनुसार उसके अंदर क्या देखरेख करने की जरूरत है जिससे उनको भरपूर उत्पाद मिल सके। जिन किसान भाइयों ने खास करके गुलाब को ग्रीन हाउस में लगाया हुआ है, तो उनके लिए ये महत्वपूर्ण है कि इस समय यदि गुलाब में कोई थ्रिप्स है या कोई और कीड़ा है, खास करके माइट्स है, यदि वो उसका कोई प्रकोप उनको नज़र आता है, तो हल्का या तो रोगर या मेटासिस्टोक का या डाइकोफोल का 0.5% के हिसाब से, मतलब कि आधा ml 1 लीटर पानी में घोल करके उसका स्प्रे कर दें, और उसको स्प्रे करने के बाद आप 1-2 दिन छोड़ दें, फूल को ना काटें, उसके बाद फिर बाजार में आप भेज सकते हैं। और जितने भी इसके साइड से रूट स्टॉक जो निकलते हैं पौधे में, उनकी भी समय समय पर कटाई छटाई करते रहें, ताकि आपको लंबी डंडी अच्छी मिले और जो गुणवत्ता है वो गुलाब की वो भी आपको अच्छी मिलेगी।
तो यहाँ हमें एक और चिट्ठी भेजी है जितेंद्र जी ने, और ये लिखते हैं कि किस प्रकार से ग्लैडुलस में कृषि क्रियाएं करें और मिट्टी चढ़ाने जैसा क्या उसके अंदर कार्य करें जिससे पैदावार जो है वो अच्छी मिल सके। ग्लैडुलस इस समय आप देख रहे हैं कि वैसे तो फूल में भी है, और बहुत सारे किसान भाइयों ने जिन्होंने थोड़ा सा लेट लगाया था या मध्यम किस्में जिन्होंने लगाई हुई है वो 2 से 4 पत्ती पे है। तो इस समय इसमें मिट्टी चढ़ाने का सही समय है, और खास करके इसमें आप मिट्टी चढ़ाने से पहले यदि NPK का 50 ग्राम प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से खाद का ब्रॉडकास्टिंग करें खेत में और उसके बाद इसका मिट्टी चढ़ा दें तो उसका ज़्यादा ही अच्छा भरपूर फायदा होगा। और जैसा कि आप देखते हैं कि शाम को कोहरा हो जाता है तो उससे भी क्या होता है कि बोट्राइटिस जो कि पत्तों पे धब्बे आपको नज़र आते हैं तो उसका भी प्रकोप होने का अंदेशा है। तो उसके लिए आप बेविस्टिन का 1 ml 1 प्रति लीटर वाटर में पानी में मिला करके उसका स्प्रे कर सकते हैं, जिससे कि बीमारी की भी रोकथाम हो सकती है। तो इस तरह से आपका काफ़ी अच्छा गुणवत्ता का फूल आपको मिलेगा और बाजार भाव भी आपको अच्छा मिलेगा। यहाँ पर हमें अगली चिट्ठी लिखी है शेरगिल जी ने पटियाला से, और वो ये कहते हैं डॉक्टर सिंधु कि उन्होंने बीज के लिए गेंदा फसल लगा रखी है, तो उसमें अभी क्या कृषि क्रियाएं करें। इस समय जो सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है वो है इसकी पिंचिंग की। आप देख रहे हैं कि काफ़ी खेत में बढ़वार है गेंदे की, तो इसका पिंचिंग का मतलब मैं किसानों को समझाना चाहूँगा कि शीर्ष कला का तुड़ान। यदि आपको जो सिंगल स्टेम है उसका आप ऊपर से तुड़ान कर देते हैं तो उससे क्या होगी, बगल से काफ़ी शाखाएं निकलेंगी और उन शाखाओं के निकलने के बाद बहुत सारा एक बुश टाइप झाड़ी नुमा पौधा हो जाएगा और बहुत सारे फूल उस पे आएंगे, बीज का उत्पादन है वो भी अधिक होगा। तो इस तरह से आप इस समय एक तो पिंचिंग कर सकते हैं, दूसरा मिट्टी भी चढ़ा सकते हैं यदि आपने मेंड पे लगाया हुआ है, और यदि रात को कोहरा पड़ता है, पाला पड़ने का अंदेशा है तो हल्की सिंचाई का ध्यान रखें। और यदि आपने मल्च लगाई हुई है तो बहुत ही अच्छी बात है, तो खरपतवार नहीं आएंगे, अन्यथा आप इसको खरपतवार निराई गुड़ाई के माध्यम से खरपतवार को भी निकालते रहना चाहिए। चिट्ठियों के साथ साथ हमें ईमेल के जरिए भी जो है जो किसान हैं वो हमें चिट्ठी लिखते हैं। यहाँ पे राहुल ने हमें नजफगढ़ से ईमेल किया है और वो ये कहते हैं कि वो एक युवा किसान है और कौशल विकास योजना के तहत अलंकृत बागवानी को रोजगार के रूप में अपनाना चाहते हैं। विस्तार से जानकारी चाहते हैं इससे संबंधित। कौशल विकास आज के समय में आप देख रहे हैं कि हमारी सरकार का काफ़ी इस पर महत्व है और कौशल विकास मंत्रालय से भी काफ़ी इसमें जो हमारी आर्थिक सहायता है वो भी काफ़ी मिल सकती हैं। और जितने भी नवयुवक या नवयुवतियां हैं वो पहले तो प्रशिक्षण का लेना उनके लिए ज़रूरी है। उसके लिए आप कृषि विश्वविद्यालय से या कृषि विज्ञान केंद्र से या पूसा संस्थान से वो अपना पंजीकरण करा करके वहाँ पे ट्रेनिंग ले सकते हैं। और ट्रेनिंग लेने के बाद जो स्किल इंडिया डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसके माध्यम से भी वो ट्रेनिंग ले सकते हैं और पूरी जानकारी हासिल करके कोई पूरा एक प्रोजेक्ट बना करके वो सरकार से भी आर्थिक सहायता लेकर के अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। व्यवसाय करने के लिए बहुत सारी उनके पास साधन उपलब्ध हैं, जैसे कि कट फ्लावर प्रोडक्शन है, ग्रीन हाउस प्रोडक्शन है, सीड प्रोडक्शन की एक्टिविटी है, आप नर्सरी स्थापित कर सकते हैं। नर्सरी में आप बहुत सारे पौधे बना सकते हैं, सीजनल बना सकते हैं, बहुत सारे आप अलंकृत पौधे बना करके उनको भी बाजार में भेज सकते हैं। आप डोमेस्टिक मार्केट के साथ साथ एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। और बहुत सारी हमारी जितनी भी अलंकृत बागवानी से जुड़े हुए व्यवसाय हैं उसमें खास करके इसका जो मेंटेनेंस और डेवलपमेंट विकास का कार्य है वो भी हमारे दिल्ली और दिल्ली NCR के क्षेत्र में उसको भी काफ़ी उसकी भी आशाएं हैं और काफ़ी उसमें भी अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो उपलब्ध हैं। तो अधिक जानकारी के लिए मैं जितने भी नवयुवक हैं, नवयुवतियां हैं, उनको यही सलाह देंगे कि वो किसी भी कृषि या बागवानी विभाग के अधिकारी से मिलें और विस्तृत जानकारी हासिल करके फिर अपना रोजगार या कोई व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप पूसा संस्थान में आकर भी जो है वो ट्रेनिंग प्राप्त कर सकते हैं। बागवानी संभाग में आप आ सकते हैं और जो वैज्ञानिक है वो यहाँ पर आपकी सहायता जरूर करेंगे। तो वही दूसरी ओर राजस्थान अजमेर से हमें नौरंग जी चिट्ठी लिखते हैं और वो ये कहते हैं कि वो गेहूं लगाना चाहते हैं, तो कौन सी किस्म जो है वो उसका चयन कर सकते हैं और क्या ऐसी कृषि क्रियाएं जो है वो अपनाएं ताकि पैदावार उनको अच्छी मिले, तथा जो लगा रखी है उसकी जो देखरेख है वो किस प्रकार करें। देखिए, गेहूं की अभी पछेती किस्में जितनी भी हैं उनका लगाने का सही समय है और ख़ास करके या तो उत्तरी भारत में जहां पे धान लगाई जाती है वहां पे धान की कटाई के बाद खास करके पिछेती किस्में लगाने
का ही समय बचता है किसान के पास, जी। या ऐसा क्षेत्र जहाँ पे आपके पास पानी के साधन कम है, सिंचित क्षेत्र कम है, वहाँ पे भी राजस्थान का कुछ ऐसा इलाका है, वहाँ पे भी पछेती किस्में लगाई जा सकती हैं। तो इस समय आप ये देखिए कि यदि आपने धान काट ली है जी। तो उसमें गेहूं की कुछ ऐसी प्रजातियां हैं जिसमें से C306 बहुत ही प्रमुख है, खाने के लिए भी बहुत अच्छी है। और इसके साथ साथ एक PBW है, उसको भी लगाया जा सकता है। और MP4010 ये भी किस्म है, इसको भी लगाया जा सकता है। तो जितनी भी पछेती किस्में हैं उनको लगाने के लिए, जैसे कि धान का खेत खाली होता है उसमें आप जीरो टिलेज के माध्यम से जो सीड ड्रिल है उससे आप डायरेक्ट जो है इसकी बुआई कर सकते हैं। और सीड ड्रिल के माध्यम से आपको एक ही बार उसमें आपको डायरेक्ट सीड सो कर देना है। इसमें क्या है कि आपको इसको कंजर्वेशन एग्रीकल्चर भी बोलते हैं, संरक्षित कृषि भी इसको बोलते हैं, कि उसमें आपने कम से कम आपको समय क्योंकि उपलब्ध है आपके पास, बहुत ही कम समय है, तो इस समय आप डायरेक्ट उसकी एक बार आप सीड ड्रिल के माध्यम से सीड की सोइंग कर दें। और सोइंग करने के बाद उसमें आपका जो है गेहूं की जो पछेती किस्में हैं वो अच्छी तरह से आपका जर्मिनेशन हो जाएगा। और जो ऑलरेडी पहले से लगी हुई हैं और ख़ास करके जो अगेती किस्में हैं उनमें अभी पानी का बिल्कुल ध्यान रखें, क्योंकि गेहूं में कम से कम 5 सिंचाई लगती हैं। तो भिन्न भिन्न स्टेज हैं उसकी, तो जो भी गेहूं की इस समय स्टेज हो उस पे टिलने के टाइम पे है, शुरू में सोइंग के बाद है, तो उसमें भी पानी का जो सिंचाई है उसका भी ध्यान रखा जा सकता है। ये आखिरी सवाल जो है, आखिरी चिट्ठी जो है वो शामिल करते हैं। यहाँ पे हमें शिव कुमार जी ने हरियाणा से चिट्ठी लिखी है और संरक्षित क्षेत्रों में टमाटर और मिर्च की खेती करना चाहते हैं और उसके बारे में तमाम जानकारी लेना चाहते हैं। बहुत सारी ऐसी सब्जियां भी हैं जिनको संरक्षित खेती में, टमाटर है, जैसे कि शिमला मिर्च है, खीरा है, इसकी खास करके संरक्षित खेती भली भांति से की जा सकती है। और इस समय रोपाई कर चुके हैं काफ़ी किसान भाई और पौधे भी बढ़वार पर हैं। इस समय एक तो ट्रेसलिंग करें, जितनी भी इंडिटर्मिनेट टाइप हैं, जितनी भी इसकी टमाटर की हैं, उनको आप रस्सी के सहायता से उसको ऊपर चढ़ा दें। और चढ़ाने के बाद नीचे जो पौधा है उस पर मिट्टी भी चढ़ा दें। और यदि कोई भी किसी भी आपको लगता है कि किसी बीमारी का या किसी उसका नीमाटोड का या कोई कीड़े का यदि आपको आशंका है तो उसका सैंपल लेके के किसी भी नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र से या कृषि विश्वविद्यालय किसी एक्सपर्ट से दिखा करके उसकी रोकथाम भी करें। शिमला मिर्च है, शिमला मिर्च में भी आपकी बहुत सारी किस्में हैं, इंदिरा है, ओरेबिली है, बम्बे ग्रीन है, तो इनको भी लगाया जा सकता है। और संरक्षित खेती में बाहर की खेती के मुकाबले ज़्यादा अच्छी गुणवत्ता का आपको सब्जी मिलेगी, उसका बाज़ार भाव भी अच्छा होगा, आपकी ऑफ सीजन होगी और उससे आपको बाजार भाव अच्छा मिलेगा, तो नेचुरली है कि आपको आमदनी भी अच्छी मिलेगी। हमारे दर्शकों के चिट्ठियों का जो है ईमेल का साथ ही आपने हमें उत्तर दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। आपको हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन कैसा लगा? अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएं एवं सवाल हमें इस पते पर भेजें। कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो आज के कार्यक्रम में केवल इतना ही, लेकिन अगले कार्यक्रम में फिर करेंगे आपसे मुलाकात कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।